यस। तो भाई लास्ट लेक्चर के अंदर अपन यही सारी चीजें पढ़ रहे थे और मैंने तुम लोग को ये सवाल दिया था, फाइंड आउट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, राइट? यस, ये चेंज हो गया, बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। तो चलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकाला होगा तुम लोगों ने, सोचते हैं। तो मेरे को ये पता चला कि इनिशियल जो थी इसकी ओमेगा थी वो थी ओमेगा नॉट, और जब प्योर रोल स्टार्ट हो गया तब उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी आई वो आई ओमेगा नॉट बाई 3। अब देखो ये जो सारी मैं चीजें बता रहा हूँ उनको तुम्हें सवाल में अप्लाई करना है, वरना सारे कॉन्सेप्ट साफ हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन को साफ नहीं करना है, तो उसको रिवाइज करते जाना, सवाल की प्रैक्टिस जरूर करना। तो इनिशियल थी इसकी ओमेगा नॉट और फाइनल हो गई ओमेगा नॉट बाई 3 व्हेन देयर इज प्योर रोलिंग, ठीक है। तो अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी तो होती है बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर। और अगर ये डिस्क है तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, 1/2 mr स्क्वायर, और इनिशियल ओमेगा थी ओमेगा नॉट स्क्वायर, सो इट विल बिकम mr स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4। दैट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ what will be the final kinetic energy of the disk? Final kinetic energy half I omega square, half मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अभी भी वही रहेगी, बट जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो अपनी ओमेगा नॉट से हो गई थी ओमेगा नॉट बाय 3। तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट बाय 3 और उसका स्क्वायर, सो दैट विल बिकम एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 36। क्लियर है? इतना आ गया अपने पास, बस काम खत्म। दोनों को माइनस कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्योंकि तुम लोग सोचोगे अगर तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अगर तुम्हारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 5 जूल, तो तुम्हारी लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 5 जूल सिंपली। और ये जो 5 जूल एनर्जी का लॉस हुआ बहुत सारी चीजों की, बहुत सारे फैक्टर की वजह से हो सकता है, ठीक है। अपन एक्सरसाइज की हो, चले हो वगैरह जो भी है, इसके अंदर इसकी एनर्जी क्यों कम हुई, क्योंकि ओमेगा कम हुई। ओमेगा किसकी वजह से कम हुई, ओमेगा कम हुई फ्रिक्शन की वजह से। तो जो एनर्जी लॉस हुआ दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने ही वर्क डन किया होगा। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू के इनिशियल माइनस के फाइनल। यहाँ पर तो वैसे वर्क डन अगर अच्छे से वैल्यू निकालनी है तो ऐसे कर दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक ही फोर्स प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे W इक्वल टू डेल्टा के, सो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ वर्क डन बाय mg which is equal to 0, क्योंकि पार्टिकल तो आगे जा रहा है और mg इधर लग रहा है तो ये तो हो जाएगा 0। सो द वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू m r square omega naught square by 36, which is the final kinetic energy of the disk minus initial kinetic energy of the disk, that will become m r square omega naught square by 4, ठीक है। माइनस है ना, तो ये हो जाएगा m r square omega naught square by 4 कॉमन, so 1/9 minus 1, so it will become minus 8 m r square omega naught square by 4 into 9। तो इधर से आ जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा minus 2 m r square omega naught square by 9, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था यहाँ पर डिस्क दिया है, उस तरीके से तुम्हें कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल जो भी काइनेमेटिक्स के अंदर जो भी रिलेशंस पढ़े थे वही लगाना है, और बस काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होनी चाहिए हर एक टाइप के ऑब्जेक्ट। तो ये किस टाइप के सवाल हो गए। अब काफी बार अब तक हमने जो अब मैं थोड़ा रोटेशनल मोशन की बात करता हूँ, बाकी
सिंपल सिंपल चीजें तो अपनी हो गई जो भी अपने को, जिससे सवाल सॉल्व करेंगे अपन। अब इसको थोड़ा फील करते हैं। तो पुली प्रॉब्लम्स, पुली 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 वाले सवाल आएंगे, पुली प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो काफी बार तुम लोगों को जो पुली है वो मासलेस दी होगी। ठीक है, जो एनएलएम के अंदर अपन पढ़ते थे, जिसके अंदर अपन न्यूटन्स के लॉज लगाते थे, F net इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करके। जैसे पुली है, यहाँ पर कोई ब्लॉक है, यहाँ पर कोई ब्लॉक है, फिक्स्ड है, इसका एक्सेलरेशन अगर a इधर है तो इसका एक्सेलरेशन a ऊपर आएगा, यहाँ पर टेंशन T1, यहाँ पर टेंशन T2, लेट्स से इसका मास है m1, इसका मास है m2। यहाँ पर क्या लगेगा भाई, m1g लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा भाई, m2g लगेगा। ठीक है, अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो वो आ जाती थी m2g माइनस T2 दैट विल बी इक्वल टू m2a, और उसी तरीके से ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा तो आएगा T1 माइनस m1g दैट विल बी इक्वल टू m1a। तो ये है इक्वेशन दोनों जो हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी। ये इक्वेशन लिखना हमें आता है, बाकी दो से ज्यादा पुली भी हो तो कैसे आएगा, दैट वी ऑल नो। अब हमें क्या करना है, हमारी जो पुली दी है वो अब मासलेस नहीं है, पुली रोटेट कर रही है। पुली का भी कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, उसकी रेडियस कुछ r होगी, पुली एक डिस्क की तरह बिहेव करेगी बच्चों, मतलब इसका कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, ये मुझे दिया हुआ है, पुली रोटेट कर रही है। तो रियलिटी में हो क्या रहा है, ठीक है, मतलब पुली और इसके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, तभी पुली रोटेट करेगी। पुली क्यों रोटेट करती है भाई, वाई पुली रोटेट, वाई पुली क्यों रोटेट करती है। लेट्स से ये पुली है और उसके आसपास अपन ने ऐसे स्ट्रिंग बांध रखी है। ठीक है, रोप है, स्ट्रिंग है, थोड़ा मोटी स्ट्रिंग बना लिए, बट पुली है। और अपने पास लेट्स से मैं पुली को ऐसे यहां से खींच रहा हूं, ठीक है, यहां से खींच रहा हूं तो ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा, अपन ने उल्टा माना है वैसे, बट अपन ऐसे लिख लेते हैं, ए इधर, ए वैसे, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वही रखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहां से खींच रहा हूं। कितने फोर्स से बच्चों, T2 फोर्स से। तो भाई पुली भी ऐसे घूमेगी भाई, घूमेगी, बिल्कुल घूमेगी भाई। यहाँ पर लग रहा है T1। पुली क्यों घूम रही है, पुली किसकी वजह से घूम रही है, वाई पुली इज रोटेटिंग। जैसे अपने डिस्कस किया था कि कोई भी चीज रोटेट करती है वो किसकी वजह से रोटेट करती है, वो रोटेट करती है बच्चों टॉर्क की वजह से। और यहाँ पर कौन सा वाला फोर्स जो है वो पुली को रोटेट करेगा, कोई बोलेगा सर टेंशन, टेंशन क्योंकि टेंशन ऐसे आएगा तभी तो पुली घूमेगी। ठीक है भाई, टेंजेंशियल लग रहा है भाई, ऐसा सोचना लाजमी है कि अगर ऐसा कोई पुली होता और अगर टेंशन में ऐसे लगाता तो ये घूमती। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है, अब सोचो यहां पर पुली और स्ट्रिंग के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है फ्रिक्शन। ओके, और उस फ्रिक्शन की वजह से घूमती है पुली, ना कि टेंशन की वजह से। क्योंकि सोचो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, तो भाई इसके और इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन, मतलब ऐसा समझो कोई मोशन ही नहीं है, ये ऐसे ही है, स्मूथ है दोनों सरफेस, तो ऐसे निकल जाएगी, घूमेगी ही नहीं है पुली, सिर्फ मास नीचे आएगा, पुली नहीं घूमेगी। बट रियल केस में तो भाई पुली घूमती है, और सवाल यही है कि पुली क्यों घूमती है, तो वो घूमती है फ्रिक्शन की वजह से। तो सोचो पुली नहीं होती, सॉरी फ्रिक्शन नहीं होता तो पुली इस पोजीशन में होती, बट फ्रिक्शन है तो पुली ऐसे जा रही है। क्लियर है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। क्लियर है, तो पुली को कौन घुमाता है। ठीक है, पुली अगर घूम रही है तो पुली को घुमाएगा फ्रिक्शन। ये वाली बात पुली के लिए याद रखना
पुली को कौन घुमाता है? फ्रिक्शन घुमाएगा बच्चों पुली को, है ना। लेट्स से T2 यहाँ पे लग रहा है, मैं इसको यहाँ से खींच रहा हूँ, तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा भाई? इस तरीके से, ऐसे घूम रहा है ना, इस तरीके से लगेगा अपने पास फ्रिक्शन। देख लो इसको, फ्रिक्शन अगर लग गया इधर, तो अपन अगर सिर्फ स्ट्रिंग की इक्वेशन लिखे तो स्ट्रिंग में देखो इस साइड लग रहा है T1 और उसी साइड आ रहा है फ्रिक्शन भी, और इधर लग रहा है T2, और मैं पूरी स्ट्रिंग को कौन से फोर्स से खींच रहा हूं? T2 से नीचे की साइड। देखो इसको ऐसे खींचा है अपन ने, तो ये सिस्टम A जितना एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, और जो स्ट्रिंग रहती है इसका जो मास जो है वो अपन क्या मानते हैं? जीरो, हमेशा ये जीरो मानते हैं। तो इसको अगर एक ब्लॉक की तरह मैं कंसीडर करूं, सोचो कि अगर इसको मैं एक ब्लॉक की तरह कंसीडर करूं तो वो क्या हो जाएगा? अगर इसको मैंने एक ब्लॉक की तरह कंसीडर किया तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? अगर ये T2 से खींच रहा है तो T2 माइनस T1 माइनस F, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ। बट यहाँ पर मास ऑफ द स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग क्या है? जीरो है, तो अपने पास क्या आ गया बच्चों? T2 माइनस T1 माइनस F विच इज इक्वल टू जीरो। दैट इंप्लाइज T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू F, और यही अपनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर पुली प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो नॉर्मल अपने पास सवाल होते थे उसमें से T1 T2 के लिए दो इक्वेशन बनती थी, बट यहाँ पर एक और इक्वेशन बनेगी। ठीक है, T1 माइनस T2 इंटू F। ठीक है, और इसके लिए अपन टॉर्क की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू ए बाय आर भी लिख सकते हैं। ये वाली एक्स्ट्रा इक्वेशन है जो तुम लोग को याद रखनी है इन केस ऑफ द पुलीज। अब देखो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू F। अब इसको थोड़ा F बाई F तो हमें नहीं पता F क्यों आएगा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? अब सोचो एक और बात कि अगर हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती। अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाती तो अपने को पता है कि T2 माइनस T1 दैट विल बिकम इक्वल टू जीरो, और अगर वो जीरो हो जाएगा तो क्या होगा भाई? अगर जीरो हो गया तो T2 इज इक्वल टू T1, तो दोनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम है, जो अपना जनरल केस रहता था कि दोनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन हम सेम मानते थे जब तक स्ट्रिंग चेंज ना हो तब तक। बट अगर पुली है, फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं, तो अपन को ये और लिखना पड़ेगा अगर इसका रोटेशन हमें इन्वॉल्व करना है तो, क्योंकि हम रोटेशन मोशन की बात करते हैं ऑब्वियसली। तो अपने पास अगर मैं टॉर्क लिखूं विच इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, टॉर्क यहाँ पर किसकी वजह से घूम रहा है? मैंने बोला पुली इज रोटेटिंग जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से रोटेट करती है? फ्रिक्शन की वजह से। तो यहाँ से F इंटू आर किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? आई अल्फा के बराबर आ जाएगा। और जो ये वाली इक्वेशन है इसको अगर अपन T2 R माइनस T1 R इज इक्वल टू F इंटू आर फॉर्म में लिखे, दैट मीन्स अगर मैं दोनों साइड R से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो F इंटू आर है बच्चों किसके बराबर आ जाएगा? I अल्फा के बराबर आ जाएगा, पर अल्फा इज इक्वल टू A बाय आर। ठीक है, वो तुम लोग लिख सकते हो। सो T2R माइनस T1 इंटू आर इक्वल टू I इंटू A बाय आर। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ गई? फर्स्ट इक्वेशन ये रही, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू F। तो यहाँ से हमें पता पड़ा कि अगर फ्रिक्शन जीरो होता है यहाँ पर तो T1 इक्वल टू T2 रहता, बट इसी वजह से पुली घूम रही है तो इसके रोटेशन के लिए भी हमें एक और इक्वेशन ऐड करनी पड़ेगी, ये वाली T2R माइनस T1R दैट विल बिकम I इंटू A बाय R। ठीक है, अब इसी को समझने के लिए हम एक सवाल करते हैं। ठीक है, सिमिलर टाइप का सवाल जिसके अंदर ये वाला रिलेशन एक बार यूज हो जाए ताकि हमें एक आइडिया रहेगा कि क्यों हमने ये लिखा।
आधे लोग तो सोच रहे हैं भाई क्यों, क्या लिखा, क्या लिखा भाई, क्या लिखा तो नहीं है। आधे लोग सोच रहे हो कौन लिख रहा है। हाँ ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे पुली की। तो लेट्स से एक सवाल अपन को ऐसे दिया है, और लेट्स से ये डिग्री ए है 53 डिग्री, यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक पुली है, और यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक है। ठीक है, लेट्स से इसका मास है 4 kg और इसका मास है 2 kg। यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट लेट्स से दिया है 0.2। यहाँ पर कुछ टेंशन है, यहाँ पर कुछ टेंशन रहेगा T। पुली जो है यहाँ पर, उसकी रेडियस लेट्स से मुझे दी है 2 मीटर, और उसकी जो मास दी हुई है, डिस्क है, पुली एक डिस्क की रहती है वैसे, और उसका मास भी मुझे दिया है 2 kg। ठीक है, तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकालना है कि ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन क्या रहेगा। और पुली के लिए अपन को अल्फा की वैल्यू भी निकालनी है, अपन निकाल सकते हैं T1 T2, टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं T1 T2। अब देखो टेंशन की वैल्यू, हमने पुली का रोटेशन इन्वॉल्व किया है, तो टेंशन की वैल्यू हमने इक्वल नहीं ली। ओके, अपन इक्वेशन लिखते हैं दोनों ब्लॉक के लिए। ठीक है, अपन को ये वाले जो सरफेस है वो लेट से फ्रिक्शन लेस ही दिया है। ठीक है, फ्रिक्शन लेस अगर दिया है तो इसके ऊपर लेट से अगर T1 है तो इसके ऊपर इधर साइड फ्रिक्शन लगेगा। पहले तो यार इसको ट्राई करो जल्दी से, 2-3 मिनट ले लो, ट्राई करो, सारी इक्वेशन निकालो। जो तुम्हें नॉर्मल एनएलएम की जो इक्वेशन है वो तो निकाल ले आनी चाहिए। फ्रिक्शन T1 के लिए निकाल लो, देन नीचे वाले के लिए निकाल लो T2 के लिए, अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो। ठीक है, बाकी आई गेस कर सकते हो तुम लोग जल्दी से। अगर ये 40 इधर है, ये 53 है, तो देखो ये 53 है तो ये भी 53, तो अगर ये 40 है तो दिस विल बिकम 40 cos 53। 40 cos 53 होता है 24 एंड 40 sin 53 होता है 32। तो एक तो आ गया 32 इधर और एक आ गया 24 इधर। तो पहले इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या आ जाएगी बच्चों, 32 माइनस T2 दैट विल बी इक्वल टू 4a। पहली इक्वेशन, यहाँ पर म्यू 0 ना, बट यहाँ पर म्यू जरूर लगेगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू एम जी के बराबर। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू एम जी के बराबर, म्यू की वैल्यू 0.2, mass of the block is 2 into 10, so it is 0.4 into 10 which is equal to 4 Newton। तो जब मैं इसके लिए वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या आएगा भाई, ये इधर जा रहा है सिस्टम, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 माइनस म्यू एम जी विच इज इक्वल टू 4 एंड दैट इज इक्वल टू 2 into acceleration of the block। So we have two equations, but we again have the unknown A। उसके लिए हमें तीसरी वाली जो इक्वेशन है पुली के रोटेशन की, वो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू T1। ठीक है, क्या होगी इक्वेशन, इनटू R माइनस T2 इनटू R, दैट इज बेसिकली इक्वल टू, अपन ने लिखा था I इनटू अल्फा, एंड अल्फा इक्वल टू A बाय R। और यहां से T2 जो है इधर घुमा रहा है, तुम लोगों को याद हो तो इस तरीके से इक्वेशन अपन ने लिखी थी। अगर ये T2 घुमा रहा है तो T1 यहाँ है, फ्रिक्शन भी इधर है, तो अपन ने लिखा था T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू F। तो इसको अपन ऐसे कर देते हैं, T2 R माइनस T1 R इक्वल टू IL। भाई प्लस माइनस की भी इंपॉर्टेंस रहती है। तो इक्वेशन लिखेंगे, T2 इंटू R की वैल्यू है 2 माइनस T1 इंटू R की वैल्यू है 2 into moment of inertia of this disk। ये डिस्क है पुली, तो इसकी moment of inertia क्या हो जाएगी, हाफ m टू r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 into अल्फा विच इज इक्वल टू a बाय r एंड r इज अगेन 2। अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर दी बच्चों, a बाय r। ठीक है, तो यहाँ से अपना 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन आ गई T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 2a, नहीं ये 2 भी कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू a।
तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई, तो यहाँ से T1 T2 ए सबकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और इससे माइनस करता हूं, ध्यान से देखो, अपने पास 3 इक्वेशन है, 3 अननोन निकालना है, तो एक काम करते हैं ना, ये और इसको ऐड कर देते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट ऐड 1 + 3, तो आ जाएगा अपने पास 32 माइनस T2 इज इक्वल टू 4a एंड T2 माइनस T1 इज इक्वल टू a। दोनों को ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास आया 32 माइनस T1 दैट विल बी इक्वल टू 5a, इक्वेशन नंबर 4। और अपने पास T1 और a में एक ऑलरेडी रिलेशन है, दैट इज इक्वल टू T1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2a। जितने वेरिएबल्स हो गए उतने इक्वेशंस चाहिए होंगे, तो 3 वेरिएबल 3 अननोन आ गए, तो ये कैंसिल। 32 माइनस 4 इज 28 दैट इज इक्वल टू 7a, तो a की वैल्यू आई 28/7 विच इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a की वैल्यू आ गई तो तुम्हें सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। T1 की वैल्यू देखो क्या आएगी, T1 विल बिकम 4 इधर चला जाएगा, सो 4 plus 2a that will be 4 plus 2 into 4 that is 12 Newton. Same way the value of T2 that will become, हाँ यहाँ से है ना, T2 will become a plus T1, तो आ गया 4 plus T1 कहाँ है, T1 अपने को मिस्टेक तो नहीं करी ना, बिल्कुल नहीं करी। देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने ये तो फोर्स है और ये तो एक्सेलरेशन है, ऐसा क्यों किया, नहीं हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। ठीक है, वो कैंसिल आउट हो गया है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है बच्चों, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो ऐसा मत बोलना कि सर एक्सेलरेशन को फोर्स से क्यों ऐड कर दिया, ऐड नहीं किया है, वो इक्वेशन आई थी, और इक्वेशन कहाँ से आई थी, एक अच्छे रिलेशन से ही आई थी। ठीक है, तो कैंसिल हो गया तो इसलिए ऐसा आया है, तो लिखने में झिझकना बिल्कुल मत। तो T plus T1 इज 12, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 16 न्यूटन, और एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोगों को पुली के इक्वेशंस निकालने हैं। अब इसी की पुली की अल्फा निकालनी होगी, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा भाई, A/R, तो A अपना आया 4, R की वैल्यू है 2, तो ये आ गया 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आई होप क्लियर है सब, सारी इक्वेशंस अपने पास पता है। हमें 2 इक्वेशंस तो ऑलरेडी आती है, एक तो इस ब्लॉक की इक्वेशन है, इस ब्लॉक की इक्वेशन। बस यहाँ पर फर्क ये रखना है कि दोनों टेंशन की वैल्यू तुम्हें अलग अलग रखनी है। टेंशंस की वैल्यू अलग अलग रखने के बाद एक एक्स्ट्रा इक्वेशंस, ये वाली पहली 2 मिलेगी ही, और एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मैंने लिखा ही थी पुली के लिए, दैट इज T1, सॉरी जिस साइड घूम रहा है वो पहले आएगा, T2 into R minus T1 into R that is equal to I alpha, where I is the moment of inertia of a pulley and alpha is the angular acceleration of the pulley। तो यहाँ से तुम लोगों को T1 T2 की एक 3 इक्वेशन आ जाएगी, T1 T2 और एक के फॉर्म में, और सॉल्व करना है तुम्हें। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो ये तुम्हारा पुली वाला केस, पुली प्रॉब्लम्स जो अपन बोलते हैं, तो ये तुम्हारी सारी होगी पुली प्रॉब्लम्स। पुली वगैरह के जितने सवाल है वो तुमसे यहां से होने चाहिए। राइट, अब देखो सवाल का वेरिएशन कैसे आएगा, बट सवाल करने से पहले मेरे को एक छोटी सी टॉपिक जो है आई गेस बताना है। जैसे अपना लीनियर मोशन के अंदर आता था इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स याद करो, हमारे पास रिलेशन था F इज इक्वल टू dp/dt, फोर्स ऑन द पार्टिकल दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहां से अपने पास dp इज इक्वल टू आता था F इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन करते थे, तो ये जो F इंटू dt है, जो स्मॉलर अमाउंट ऑफ फोर्स, नहीं बिगर अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल जो लगेगा, उसी को अपन बोलेंगे इम्पल्स। यही है अपना इम्पल्स। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली डेल्टा p दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F इंटू dt, और इसी को हम बोलते थे अपना
impulse which is change in the linear momentum of the object. बट अपना टॉपिक इम्पल्स थोड़ी है, इम्पल्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. हमारा टॉपिक है एंगुलर इम्पल्स. एंगुलर इम्पल्स मतलब जो इम्पल्स लग रहा था, जो झटका लग रहा था, उस झटके की वजह से अगर कोई भी चीज हो घूमेगी तो मैं बोलूंगा कि मैंने उसको एंगुलर इम्पल्स लगाया है. मतलब लेट्स से जैसे दरवाजा है, फॉर एग्जांपल यही है दरवाजा है, ठीक है. अब हमें कभी कभी ऐसी आदत होती है कि हम क्या करते हैं, जैसे घर बाहर से आते हैं तो अपन साला ये है ना, तो अपन जोर से दरवाजा ऐसे ठोक देते हैं. तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने उसको टांग मार के उसको एक एंगुलर इम्पल्स दे दिया, उसको एक एंगुलर वेलोसिटी दे दी, और उस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली. वैसे अपना फोर्स इतना ज्यादा नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने लीनियर मोमेंटम में क्रिकेटर का एग्जांपल दिया था. वो ऐसे मारता है कि बॉल को ऐसे मारता है कि वो ऐसे जा रहा होता है और ऐसे चला जाता है ना. तो बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में लगेगा, ठीक है. और वेलोसिटी एकदम अपनी डायरेक्शन 180 डिग्री से बदल देती है, ठीक है. तो बहुत सारा मोमेंटम चेंज की जरूरत है यहाँ पर, तो झटका लगाने की जरूरत है. तो वही जो झटका था अगर वो घुमाने के लिए यूज हो रहा है, जैसे ये है, ठीक है. अब दरवाजा है, दरवाजे को भाई लेट्स से कि ये दरवाजा है, अपना ये दरवाजा है, यहाँ पर हिंज है. अब मैं भाई यहाँ से कितने भी झटके दूं तो ये बंद थोड़ी होगा. भाई इधर से झटका देते जाओ, ठीक है. कैसे भाई ये दरवाजा है, इधर से कुछ नहीं होगा, ठीक है. बट अगर मैं उसको झटका दूं, जैसे मैंने ऐसे लात मारी तो ये बंद हो जाएगा, टपाक आवाज आ जाएगी. ये जो झटका है मतलब इम्पल्स का घुमाव इफेक्ट, जो अपना झटका है उसकी वजह से जो बॉडी है वो रोटेट करेगी, तो उसी को अपन बोलेंगे इम्पल्स. मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ इम्पल्स. जो अपना इम्पल्स था उसी की रोटेशनल जो इफेक्ट होगी, जिसको अपन बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स, ठीक है. तो अपन बिल्कुल ही रिलेट करेंगे इसी को, जैसे अपने पास था F इज इक्वल टू dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो रोटेशन के अंदर ये वाला रिलेशन अपना क्या हो जाएगा, टॉर्क दैट इज इक्वल टू dl/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो यहां से अगर मैं dt इधर ले जाऊं, सो वी हैव dl दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डॉट dt. और जैसे वहां पर जो ये चेंज इन द लीनियर मोमेंटम जो आता था, इंटीग्रेशन f इंटू dt, वो था अपना इम्पल्स. यहां पर उसी तरीके से जो डेल्टा एल आ जाएगा, dl का इंटीग्रेशन, दैट विल बी आवर एंगुलर इम्पल्स. और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल J से. नहीं, J से बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करते. J से रिप्रेजेंट अपन करेंगे इस वाले को, इसको अपन J से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल इम्पल्स को, है ना. तो ये आ जाएगा डेल्टा एल, और इसी को बोलते हैं अपना एंगुलर इम्पल्स. एंगुलर इम्पल्स. तो दैट विल बी इक्वल टू टॉर्क इनटू dt. टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, f इंटू आर dt, ठीक है. f इंटू आर dt, r क्रॉस f dt. तो लेट्स से इफ इट इज r क्रॉस f dt, ठीक है, तो अपना क्या आ जाएगा, डेल्टा एल, लेट्स से r को मैंने बाहर ले लिया, इट विल बी f इंटू dt, ठीक है. और f dt जो अपना है, f dt दैट इज इक्वल टू अपना j. क्लियर है. तो यहां से डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी r क्रॉस j, विच इज डेल्टा एल इक्वल टू r क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस ही है, वैसे ध्यान से देख लो. टॉर्क की वैल्यू लिख लिया मैंने r क्रॉस है, r को बाहर ले लिया, तो f इंटू डी टी इज j. तो r क्रॉस j की जो डायरेक्शन होगी, दैट इज बेसिकली यू कैन से द वैल्यू ऑफ एंगुलर इम्पल्स r क्रॉस j, which is a vector quantity obviously, right. r क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट r और j का ले लोगे तो डेल्टा एल आ जाएगा r क्रॉस j. सो इट इज बेसिकली अपना एंगुलर इम्पल्स. देख लो ध्यान से, ठीक है.
यूनिट पूछ ले एंगुलर इम्पल्स का, so, जो भी डेल्टा एल का एंगुलर मोमेंटम का जो भी था वही आएगा अपना एंगुलर इम्पल्स का। जो अपना लीनियर मोमेंटम का यूनिट था वही आता था अपना जे का यूनिट, जे इज द लीनियर इम्पल्स, ठीक है। तो एंगुलर इम्पल्स का क्या आएगा, डेल्टा एल के बराबर, विच इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक। बाकी देखते हैं अपन अगले क्लास में।